गुड इवनिंग एवरीवन। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 9 जुलाई है। आज हम 8 जुलाई के जो पीआईबी के आर्टिकल हैं उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, आपका एक पहला सवाल था कि जैसे पीडीएफ है तो उसके साथ में मैं शॉर्ट नोट वगैरह ये डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता। देखो, पहली बात तो आपको पता है कि इतना टाइम नहीं हो पाता है मेरे पास में, क्योंकि अभी सार्थक सीरीज का काम चल रहा है, साथ में पीआईबी वाला भी है और भी काम होते हैं। तो इसलिए क्या है कि जैसे शॉर्ट टू शॉर्ट मैं कोशिश करता हूँ कि इनको पीआईबी के आर्टिकल्स को भी है ना, जो आपके लिए छूटे नहीं। तो ये सारी कोशिश मैं एक तरफ ही लगा के रख रहा हूँ, ज़्यादा एनर्जी यहीं रह रही है। उसके अलावा देखो, आपको दूसरों के शॉर्ट नोट के ज़्यादा फायदे भी नहीं मिलने वाले हैं। जैसे पिछले साल जो हिंदी लिटरेचर का एक बैच चल रहा था, उसके अंदर भी एक बार रवि सर ने कह दिया था कि मैं शॉर्ट नोट वगैरह ऐसे दे दूंगा, एक बार कमिटमेंट दे दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद में वो प्रोवाइड थोड़ा लेट करवाया उन्होंने। तो उसके बाद में सब लोग पीछे लग गए थे। लेकिन देखो, ये जो शॉर्ट नोट हैं ये किसी के दूसरे के काम में ना आपके कभी नहीं आएंगे। आपके खुद के शॉर्ट नोट होंगे, वही काम आएंगे। उसी के अंदर है ना आपको पता होगा कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है, कौन सा मेरे को छोड़ना है, कौन सी चीज़ मैं अच्छी ऐड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें बस आप एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे है ना उसको ले सकते हो। उसके अलावा ये ज़्यादा काम आने वाली चीज़ नहीं है कि दूसरों का आप देख के और आप बना लो। लेकिन एक रेफरेंस जैसे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप बना सकते हो। उसके अलावा देखो, जैसे आप पीवाईक्यू है और जो सिलेबस है, ये दो चीज़ें हैं, इनको रट्टा लगा लो, उसको एनालिसिस करो, अच्छे से देखो, उससे आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। सबसे पहला काम एक एस्पिरेंट का यही होता है कि आप पीवाईक्यू और सिलेबस इन दोनों को अच्छे से आप देखो, और उसके बाद में आपको नोट्स बनाने के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। फिर उसके अलावा एक सवाल था कि लाइव का टाइमिंग है, तो देखो लाइव टाइमिंग हम सेम नहीं रख पाएंगे। जैसे मतलब 8 बजे की क्लास होती है, जैसे मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि 8 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, लेकिन स्टूडियो इतना बिजी रहता है कि इसकी वजह से है ना नहीं हो पाता है। तो कभी 7 बजे होता है, कभी 9 बजे होता है, ये तीन ही टाइम है लगभग। तो 8 बजे है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि 8 बजे ही मैं है ना डालूँ इसको। और मैं शेड्यूल लगा के जैसे पहले भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, यदि क्लास होती है 7 बजे तो उससे पहले मैं रिकॉर्ड करके रख देता हूँ और उसको शेड्यूल कर देता हूँ जो यूट्यूब पे। ठीक है। तो उसके अलावा जैसे सीधा पढ़ाना ही, देखो हमें आपकी ज़रूरत यही है कि जितना ना मैं सीधा जल्दी कराऊंगा आपको, जितना कम टाइम के अंदर कराऊंगा उतना ही आपको फायदा होने वाला है। आप सिर्फ पीआईबी देखने आए हो, आके इधर उधर की जो बकवास है वो तो सब करते ही होंगे, लेकिन अपन नहीं करेंगे। अपन सीधा डायरेक्टली इसी पे ही जाएंगे, पीआईबी पे फोकस रखेंगे, कम से कम टाइम में मैं कोशिश करता हूँ। फिर देखो, पीडीएफ है तो वो टाइमली अभी नहीं हो पा रही थी। जैसे मतलब कभी तो क्या है कि मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, कभी डीजे सर को भेजता हूँ, क्योंकि अपलोड टेलीग्राम पे वही करते हैं, तो वो भूल जाते हैं, तो ना वो नहीं डल पाती है। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी डेली बात करते रहेंगे ऐसे कि भाई टाइमली वो प्रोवाइड हो जाए आपको। ठीक है। तो आज चलो सेशन शुरू करते हैं। देखो, ये पहला आर्टिकल है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है प्रभानंद मंदिर, ये इंडोनेशिया के अंदर है। इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध थे उसके अंदर आईआर के अंदर जो सांस्कृतिक जो लेन देन है उसके अंदर इसको हमने ऐड करने की बात की थी। प्रभानंद मंदिर है तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये इंडोनेशिया के अंदर, ये आपको पता है। फिर उसके बाद में ये संजय डायनेस्टी है, संजय राजवंश है, उसने बनवाया था 9th शताब्दी के अंदर, मतलब सेंचुरी के अंदर। ठीक है। तो 9वीं शताब्दी के अंदर संजय डायनेस्टी ने, राजवंश ने इसको बनवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है एक्स्ट्रा। उसके अलावा तो हम कल बात कर चुके हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत था। बस ये ऐसे पूछ सकता है कि प्रभानंद मंदिर है तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ पे है, ऐसे कुछ पूछ सकता है। ठीक है। तो एएसआई है ना, इसको रीबिल्ड कर रही है, मतलब इसका जीर्णोद्धार वगैरह किया जा रहा है एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। ठीक है। तो देखो, ये सारी चीजें हैं। 9वीं शताब्दी, त्रिमूर्ति, मैंने कल बताया था आपको कि तीन भगवानों के मंदिर हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में एएसआई है, वो जीर्णोद्वार कर रहा है। और एक बोरोबुदुर मंदिर है परिसर, ये भी इंडोनेशिया के अंदर है, जावा द्वीप पे है, वो भी जावा जावा द्वीप पे ही है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है। तो बोरोबुदुर मंदिर है, ये परिसर है, ये बुद्धिस्ट मंदिर है। इससे पहले भी एएसआई है, ये काम कर चुकी है, जीर्णोद्वार का काम है ना इस मंदिर का किया है। और ये मतलब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, उसके अंदर भी आप है ना, ये दो मंदिर है, मेंस के अंदर लिख सकते हो, प्री के अंदर इनके बारे में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो एक इसको याद रखना है, बोरोबुदुर को, और एक प्रमानंद को। ये दो तीन चीजें हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ आपको नोट्स के अंदर इतना ही लिखना है। ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर वाला पॉइंट है उसके अंदर आ जाएगा, पोर्शन है उसके अंदर। यदि आप उसको पेज वाइज बांट के चल रहे हो तो वैसे करो, डेली लिख रहे हो तो वैसे लिखो। और जो मेंस का आंसर है, मतलब आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है, तो वो आप है ना उसके लिए एक अलग नोटबुक बना के रखो। उसके अंदर आपको बस पता होना चाहिए कि ये वाली चीज़ है, ये मेंस के अंदर लिखना है, और उसको वहीं पे है ना आप पेस्ट कर दो बाद में। ठीक है।
तो देखो हमारे दो कोर्सेज चल रहे हैं, आपको पता है हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, ये दो नंबर है हमारे, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। और मतलब हिंदी लिटरेचर का तो इतना अच्छा ये सर करवा रहे हैं, आज जैसे अभी क्लास होने वाली है थोड़ी देर के अंदर ही, वैसे तो ये जब तक अपलोड करूंगा उस तब तक तो ये क्लास हो चुकी होगी, लेकिन आप इसको ज्वाइन करो। इसके अंदर आप देखो कि यदि आपके पास में हिंदी लिटरेचर है तो और आपको अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है, एक शेड्यूल के साथ में करनी है, और एक सेलेक्टेड जो इंसान है वो आपको बताएगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या अच्छा हो रहा है, कि मतलब आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं उनके दिमाग में रहेंगी, रिकॉर्ड भी रहेंगी, उनसे बात करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। और धर्मेंद्र जाखड़ सर है तो इनको 4 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस है, आपको पता ही है, तो इनके साथ में भी आप जीएस पेपर 1 2 3 4 और जो ऐसे का पेपर है उसके साथ में आप जुड़ सकते हो। तो चलो सेशन शुरू, और आगे देखते हैं क्या है, शुरू तो कर ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल है, ये IICA इन्होंने इनोग्रेट किया है एक सेकंड बैच ऑफ फ्लैगशिप आर्बिट्रेशन प्रोग्राम। देखो आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि सुलह तरीके से, जैसे मतलब दो जो कंपनियां हैं उनके बीच में, या फिर एक कंपनी है और सरकार है, इनके बीच में कुछ मतलब टैक्स से रिलेटेड बातें हो गई, या फिर कुछ समझौते हैं तो उनके से रिलेटेड बात है, तो उसके बीच में क्या है कि जैसे कंपनियों के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, मतलब वो भारत के अंदर क्यों नहीं आती है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जो कंपनी है वो जो केसेस है वो करती है सरकार के खिलाफ, और 20-20 साल लग जाते हैं उनको निपटाने के लिए। तो एक आर्बिट्रेशन है, मतलब मध्यस्थता है, तो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि उसके द्वारा जो काम है वो आसान हो जाता है, मतलब जो भी ये लिटिगेशन वगैरह ये करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और काम मतलब जो उनका विवाद होता है उसको आसानी से सुलझा लिया जाता है। तो ये आर्बिट्रेशन प्रोग्राम है ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि IICA है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, ये बस मानेसर के अंदर है, ये मतलब एक थिंक टैंक टाइप में है, ऐसे मानो आप। तो ये क्या है कि इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, वो यहाँ पे दिया होगा IICA ने, इसमें नहीं है शायद, आगे है ये। तो उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसके अंदर क्या होगा कि एक मध्यस्थता के तरीके से है ना, एक पेशेवर समूह है, पेशेवर का एक समूह तैयार किया जाएगा, कि उनको मतलब ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, कुछ लोग होंगे उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी जो आर्बिट्रेशन है या मध्यस्थता है वो अच्छे से कर सकें, ठीक है, और वैश्विक मानकों के अनुसार कर सकें। इसके लिए ना ये ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे बस, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा हमारी, कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ही बढ़ाएगा, और सॉफ्ट पावर को मतलब जो मानव है ना कुशलता पूर्वक जैसे आर्बिट्रेशन के अंदर काम कर सकें, तो इसके लिए ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे आपको आर्बिट्रेशन का पता होना चाहिए, कॉन्सिलिएशन का पता होना चाहिए, मीडिएशन का पता होना चाहिए, लोक अदालत है इसका पता होना चाहिए। तो देखो आर्बिट्रेशन क्या होता है कि दो लोगों के बीच में ना एक न्यूट्रल एक्सपर्ट टाइप में होता है, और वो सुलह करवाता है कि ये दो लोगों के बीच में विवाद है तो उसका सुलह करवाता है। तो दोनों पार्टियों को ना ये मानना जरूरी होता है, आर्बिट्रेशन तो ये होता है। और कॉन्सिलिएशन है मतलब सुलह है, तो ये क्या है कि विवाद को कम करने का प्रयास किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, ये कॉन्सिलिएशन होता है। और मीडिएशन है मध्यस्थता है, तो ये मीडिएटर से बातचीत करने में मदद करता है, और कोई फैसला है ना वो थोपा नहीं जाता, सिर्फ मीडिएशन ही होता है इसके अंदर, ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अंतर है इनके अंदर। और लोक अदालत है तो ये मतलब जो गांधीयन प्रिंसिपल है उनके आधार पे होता है, जैसे लोक अदालत आपको पता है कि आप जीएस के अंदर पढ़ते ही हो, जैसे पेपर 3 के अंदर आता है ना, तो लोक अदालत है उसके अंदर भी है। तो ये 4 तरीके से होता है, उसके अलावा भी एक तरीका और होता है, ये इसके अंदर इतना ही दे रखा था, मतलब ये आर्टिकल के अंदर नहीं था, जैसे मैंने उसको एआई के साथ में जोड़ा तब उसके साथ में वो दिखाया था कि ये चीजें होती हैं, हमारे काम का इतना ही था बस, ठीक है। तो ये आउट आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये स्थापित करने की भी अभी बात चल रही है कि मतलब ये संस्था है, इसकी स्थापना की जाएगी आर्बिट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए। इससे क्या है कि जो हमारा मतलब हमारा ईज ऑफ डूइंग का इकोसिस्टम है ना वो अच्छा हो जाएगा, जो व्यापार करने की सुगमता है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है इसके अंदर, और ज्यादा काम का नहीं है। तो ये IICA है, और इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया ICAP, ICAP प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये रॉकेट पिनाका, इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो पिनाका के बारे में पता होना चाहिए, ये मल्टी बैरल रॉकेट है, ठीक है। मल्टी बैरल का मतलब ऐसे है कि ये 44 सेकंड के अंदर 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट यहां से लॉन्च की जा सकती हैं, ठीक है। और इसको किसने बनाया है, मतलब डीआरडीओ, डीआरडीओ यहाँ पे लिखा हुआ है, डीआरडीओ ने इसको परीक्षण किया है। कहां से, चांदीपुर, चांदीपुर कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। तो यहां से इसको लॉन्च किया गया है। और उसके अलावा रॉकेट पिनाका के बारे में, पिनाका आपको पता है धनुष है, जो शिव शिव का धनुष है उसके ऊपर है, जैसे मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको मत लिखना आप, ठीक है। तो रॉकेट पिनाका है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब देखो इसके अंदर और क्या है,
चांदीपुर न्यूनतम, हाँ, इसके अंदर क्या है कि न्यूनतम जो कैपेसिटी है, जो मतलब मारक क्षमता है, वो 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर तो ये जा ही सकती है। उसके अलावा ये मतलब जितना ट्रेजेक्ट्री है, जो सटीक पाथ है, वहीं पे ये ना जाएगी, दूसरी जगह ये नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके अलावा पहले से सेवारत पिनाका प्रक्षेपण, जो मतलब पहले से पिनाका थी, जो मौजूद थी, तो उसके जो प्रक्षेपण होते थे, मतलब जो रॉकेट लॉन्चर टाइप में ऐसे होते थे, तो उनको है ना, जो वेस्ट नहीं जाएंगे, उन्हीं के अंदर इसको है ना परीक्षण कर लिया जाएगा। मतलब जो नया अपग्रेडेड वर्जन आया है, जो पुराना वर्जन था उसी के साथ में है ना उसको अपग्रेड कर दिया गया है। कुल मिला के ये है कि जो पुराने वाला जो चीज थी वो खराब नहीं होगी, ठीक है। तो ये पिनाका प्रक्षेपक है, तो ये इससे ही दागा जाएगा। उसके अलावा 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दागे जाने हैं। बस यही बातें हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये पॉइंट आपको नोट करना है। अब देखो ये मेंस का है। कल हमने यूडीआईएससी करके एक था, यूडीआईएससी प्लस करके, तो वो तो था कि जैसे मतलब छोटे लेवल पे या फिर माध्यमिक स्तर तक है ना, जो बच्चों का कितना एनरोलमेंट रेशियो क्या है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, या फिर महिलाओं का कितना है, ये सारी चीजें हमने कल है ना जो मेंस के लिए डाटा था वो हमने देखा था। आज थोड़ा थोड़ा सा मतलब प्री क्या तो नहीं है, वैसे मेंस का ही है। तो मेंस का डेटा अलग से आया है, पर ये क्या है कि हायर एजुकेशन के लिए है। तो शिक्षा मंत्रालय है, तो उनका ये रहा, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म ये है। तो ये 2022-23 और 23-24 का जो डाटा है वो आया है, और ये मेंस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले जो स्टेम एनरोलमेंट होता है, स्टेम का मतलब आप समझते हो साइंस टेक्नोलॉजी होती है, और उसके अलावा इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स है। इनका एनरोलमेंट रेशियो है तो 2014 के अंदर काफी कम था, और उसको वो 101.9 यहाँ तक पहुंच गया है। और उसके अलावा जो महिलाएं हैं, वो स्टेम के अंदर काफी ज्यादा उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। जैसे पहले क्या है कि 38% ही महिलाएं स्टेम के अंदर थी, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह आप देखो कि साइंस वगैरह है ना, महिलाएं बहुत कम लेती थी, लेकिन अब 44% महिलाएं हैं वो लेने लगी हैं, ठीक है। तो ये दो मतलब डायग्राम के अंदर दे रखा है, उसके अलावा अभी उसको वैसे भी दे रखा है। तो मैंने सिर्फ डायग्राम को तो ऊपर ऊपर यहाँ पे लगा दिया था, क्योंकि वहां पे जगह कम रहती है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने पड़ते हैं ना, इस वजह से। तो देखो ये 30.0, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, तो वो क्या है कि 30 हो गया है। और अब पहले 30 था, अच्छा ये तो 30 हो गया है। उसके अलावा महिलाओं का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो 31 हो गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कुल नामांकन नामांकन वगैरह ये सब है ना, ज्यादा काम का नहीं है। यदि आपको मेंस के लिए कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं वो आप लिख सकते हो। मुझे इंपॉर्टेंट क्या लगता है, एक तो ये वाली दो चीजें हैं, ये आप लिख सकते हो। उसके अलावा जीपीआई है, ये है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, तो इसका 1.08 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब पिछले 7 सालों के अंदर ना 1.0 से ऊपर रह रहा है ये, कि ग्रोस एनरोलमेंट सॉरी जेंडर पैरिटी जो इंडेक्स है। तो इसके अंदर ये है कि महिलाएं हैं तो उनकी भागीदारी जो शिक्षा के अंदर है, हायर एजुकेशन के अंदर है, वो बढ़ गई है। मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। मतलब एक होती है तो मतलब 100/1 हो गया, अब ये एक से ज्यादा है, ठीक है। मतलब 100 पुरुष हैं तो 108 महिलाएं हैं। ये आप ध्यान रख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कहीं पे भी, मेंस के अंदर, ऐसे के अंदर, कहीं भी आपको मतलब वुमेन्स वाला ऐसे लिखना है तो ये सारी चीजें अच्छी लिख सकते हो आप अच्छे वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो ये लैंगिक समानता का सूचक है। फिर उसके बाद में स्टेम के अंदर मैंने आपको बता दिया, उस डायग्राम से आप लिख सकते हो, ये 44% आप लिख सकते हो, ठीक है। बस ये मेंस के लिए था। देखो अब ये अगला आर्टिकल है, देखो ये आर्टिकल है, ये उपग्रह संचालन के लिए पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष के महत्वपूर्ण रहस्य का पता चला है। अब ऐसा कौन सा रहस्य का पता चला है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू है ना हम देख लेते हैं। देखो जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, इसको मैं ई लिख देता हूं, ये पृथ्वी है, और इसके बाहर ये आयन मंडल है। मतलब मैं आई आई से इसको लिख देता हूं, तो इससे आप समझ जाओगे कि आयन मंडल है। तो आयन मंडल की कितनी होती है आपको पता होगा, मतलब 1000 किलोमीटर तक होता है, और लगभग 60 किलोमीटर से लेके 1000 तक होता होगा। तो और अर्थ की ये मान लो एक इस जगह पे एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है मतलब उपग्रह है ये। तो उपग्रह आपको पता है कि उपग्रह की जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है तो वो कितनी होती है, 600-700 से लेके और 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट होती है, आपको पता है। तो उपग्रह है ना, ये लगभग या तो इसके अंदर होंगे आयन मंडल के, या थोड़ा सा इसके ऊपर होंगे। लेकिन उपग्रह से आने वाले जो संकेत हैं वो क्या है कि आयन मंडल से होके ही आएंगे। आयन मंडल मतलब इतना मान लो आप, यहां से लेके यहां तक, तो आयन मंडल से होके ही आएंगे। लेकिन क्या होता है कि आयन मंडल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ई। अब सूर्य से आने वाली कुछ किरणें होती हैं,
आपको पता है यूवी रेज वगैरह ये सब आती हैं, और कुछ तो रोक ली जाती हैं, आयन मंडल ही रोकता है। और फिर उसके बाद में जो ये किरणें आती हैं, ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज करती हैं। अब क्या होता है कि आप कई बार देखते हो कि रेडियो सिग्नल हैं वो अच्छे से नहीं आ रहे हैं, या फिर ऐसे देखो कि आप जीपीएस सिग्नल है गाड़ी के अंदर चल रहे हो और अचानक ही है ना वो सीधा और उल्टा इस तरीके से दिखाने लगा और उसको समझ में नहीं आएगी क्या है। तो जीपीएस सिग्नल का लॉस्ट होना या फिर रेडियो सिग्नल का ऑफ होना, ये सारी चीजें हैं। ये क्या है कि ये जो आयन मंडल है इसी के अंदर कुछ जो समस्याएं होती हैं, मतलब क्या है कि जो भारत है, भारत क्या है कि भूमध्य रेखा के ऊपर है लगभग थोड़ा बहुत, मतलब कर्क रेखा और उसके आसपास में है, लेकिन हम ध्रुवों की तरफ नहीं है। कुल मिला के बात यह है। तो भूमध्य रेखीय जो रीजन होता है ना, वहां पे क्या है कि थोड़ा सा है ना जो आयन मंडल है तो उसके अंदर विक्षेपण है ना थोड़ा ज्यादा होता है, जबकि जो उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है तो वहां पे आयन मंडल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो लगभग एक समान रहता है। तो उसके अंदर जो डेटा है वो लगभग समान रहता है, चेंज नहीं होता। और उसके अंदर जैसे मतलब जो वैज्ञानिक हैं जो यहाँ पे मतलब हमारे उपग्रह वगैरह हैं वो संकेत भेजते हैं, तो उनका विक्षेपण या मतलब डाइवर्जन है ना वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो भूमध्य रेखीय रीजन है, जो इंडिया वाला रीजन हो गया या फिर आसपास के, आपको आप समझ गए भूमध्य रेखा तो मतलब जो इक्वेटर है, तो इससे क्या होगा कि ये पहले नीचे आने की आते हैं जिस टाइम पे, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभार विक्षेपित हो जाते हैं, मतलब ये डाइवर्ट हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है कि सूर्य की किरणों से ना थोड़ा चार्ज होते रहते हैं। तो ये दोनों चीजें मिलके जो मतलब टोटल जो उनकी कैलकुलेशन होती है वैज्ञानिकों की, वो है ना वो खराब कर देती हैं ये चीजें। ठीक है, तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ पहले तो क्या है कि हम नीचे से ही अध्ययन करते थे, अर्थ से ही है ना हम अध्ययन करते थे कि यहाँ पे डेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, और उसी आधार पे जो किरणों को और हम देख के वो ऑब्जर्व करते थे सारी चीजें। लेकिन अब क्या होगा कि ये बॉटम और अप दोनों तरफ से उसको किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने रहस्य है ना इस यही पता लगाया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, इनको चेंज होने नहीं देना है। और इसका रहस्य का ये पता लगाया है कि ऊपर और नीचे, बॉटम अप्रोच और ऊपर वाली मतलब उसको टॉप अप्रोच कह देंगे। तो टॉप और बॉटम दोनों तरफ से हम है ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आयन मंडल के अंदर है उनको चेंज होने की जो कैपेसिटी है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा समझा दिया मैंने, लेकिन आपको थोड़ा सा फायदा होगा इसके अंदर, इसमें टाइम नहीं लगेगा अब। ठीक है, देखो पहली बात तो ये है, भारतीय चुंबक भू चुंबक तो संस्थान है, ये डीएसटी के अंदर आता है। तो इनके शोधकर्ताओं ने किया है भू आधारित और अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षणों को एकीकृत कर दिया है इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व में होने वाले दैनिक परिवर्तन है उसको देखा जाता है। भूमध्य रेखीय रीजन है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे है ना जो मतलब आयन मंडल की गतिशीलता है वो अत्यधिक जटिल होती है, मतलब इजी नहीं होती है जितनी ध्रुवों के ऊपर होती है। तो पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट है वाले उपग्रह हैं, तो वो क्या करते हैं कि इनकी ऊंचाई वगैरह इसके अंदर है ना वो चेंज होती रहती है। अब क्या है, आयन मंडल को सही ढंग से दर्शाने में त्रुटियां होती हैं। अब कॉस्मिक रेडियो वोल्टेशन, ये न्यू मेथोडोलॉजी क्या है कि मतलब पहले है ना आयन मंडल को सही ढंग से ना दिखाने के अंदर थोड़ी दिक्कत होती थी, इससे इससे हमारे रेडियो सिग्नल वगैरह लॉस्ट होना, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अब नई पद्धति क्या करेंगे, कॉस्मिक रेडियो ओकल्टेशन, ये एक तो इससे मापेंगे, और दूसरा टॉप साइड इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रोफाइल और बॉटम साइड आयोनोसाइड, मतलब ऊपर से और नीचे से, सिर्फ इतना ही समझना है, ज्यादा इसको टेक्निकल चीजों के अंदर नहीं जाना आपको। मैंने आपको इजी वे में समझा दिया, ऊपर से और नीचे से दोनों तरीके से इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उसकी प्रोफाइलिंग वगैरह की जाएगी। उससे ना कि एक सटीकता आ जाएगी इसके अंदर कि उपग्रहों से आने वाले जो जो भी डेटा वगैरह है, सिग्नल्स वगैरह है, वो आसानी से हमें मिल जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही जानना है। अब इससे फायदा क्या होगा, ये हमारे काम का है। देखो एक क्षेत्रीय आयन मंडल मॉडलिंग है, ये हम कर लेंगे कि अलग अलग जगह की मॉडलिंग है उसको किया जा सकेगा। अंतरिक्ष मौसम का पूर्वानुमान है थोड़ा सा और सटीक हो जाएगा। और संचार और नौवहन जो मतलब जो नाविक वगैरह है, जीपीएस वगैरह है, तो इनके अंदर क्या है कि जो सटीकता है ना वो आ जाएगी, वो मैं बता चुका हूं आपको। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो, अब ये अगला आर्टिकल है, ये जनजातीय अनुसंधान संस्थान, TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। और ये भुवनेश्वर डिक्लेरेशन है, इसके बारे में भी बता चुका हूं। तो अब क्या है कि ये कार्यशाला थी, ये खत्म हो गई, अब भुवनेश्वर डिक्लेरेशन है, ये अब हो चुकी है। इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है, वो आप देख लो जल्दी से। बस ये आपको देखो इसके अंदर पॉइंट पॉइंट लिखने हैं, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। देखो पहले मॉडल टीआरआई फ्रेमवर्क, मॉडल टीआरआई फ्रेमवर्क ये 2030। ठीक है, कि मतलब जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो इसके अंदर फ्रेमवर्क किस तरीके से होगा कि 2030 तक है ना हमें क्या क्या काम करने हैं, मतलब प्रौद्योगिकी के अंदर काम करना है, संस्थागत विशेषताएं, आपको सिर्फ ये लिखना है, हाईलाइट किया हुई चीजें यही लिखनी है नोट्स के अंदर, ज्यादा नहीं लिखना है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान एजेंडा बनाया है, ये पंचवर्षीय योजना होती है, उसी तरीके से इनका एजेंडा बनाया गया कि राष्ट्रीय जो जनजातियां हैं उनके विकास के लिए क्या किया जाए। जो टीआरआई है
ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो उनको अच्छा कैसे किया जाए, फिर उनकी रैंकिंग वगैरह निकालना, उनकी फ्रेमवर्क है मतलब जो जवाबदेही है इसकी ये सुनिश्चित होगी। फिर सांस्कृतिक दस्तावेज हैं, तो मतलब जनजातियों के स्वदेशी ज्ञान, भाषा, ये सारी चीजें हैं, तो उनका दस्तावेजीकरण करना। फिर टीआरआई इनोवेशन नेटवर्क बनाना, तकनीकी एकीकरण, टेक्नोलॉजी के साथ में उनको जोड़ना। ये कुछ कुछ पॉइंट हैं, ये भुवनेश्वर डिक्लेरेशन के अंदर है, ये आप ना एक बार नोट कर लेना, और सिर्फ मतलब एक लाइन के अंदर हो जाएगा, ये कोमा लगा लगा के लिख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला आर्टिकल है, आपको पता है कि इस बार भारत है ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है, और इसके अंदर अलग अलग जगह पहले जो मतलब अध्यक्षता होती है उससे पहले क्या है, मंत्री स्तरीय अलग अलग जगह बैठकें होती हैं, महिलाओं की अलग होती है, ठीक है, महिला मंत्रियों की अलग होती है, फिर उसके अलावा जो मतलब वित्त मंत्री हैं उनकी अलग होगी, अलग अलग मंत्रियों की बैठकें अलग अलग जगह होती हैं। तो ये महिला मंत्री स्तरीय बैठक है ना, ये कोची के अंदर हो रही है अभी, ठीक है। तो इसके अंदर एक दो चीजें थी इसलिए मैंने इसको डाल दिया। वैसे हम ब्रिक्स जिस टाइम पे देखेंगे उस टाइम पे ना, जब ब्रिक्स का सम्मेलन होगा उस टाइम पे हम सारी चीजें करेंगे, इसलिए मैं इसको बीच बीच में छोड़ता जा रहा था। देखो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, पहली बात तो आप थीम याद रखना है, ये अभी से रखना चालू करोगे, जिस टाइम पे ब्रिक्स होगा तो उस टाइम पे आप ना अच्छे से याद रख लोगे इसको। ये मतलब यूपीएससी के अंदर तो इतना फेवरेट नहीं है, लेकिन जो मतलब पीसीएस है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है, लिखना है। और ये चौथी मीटिंग हो रही है ब्रिक्स महिलाओं की, जो मंत्री हैं उनकी चौथी मीटिंग ये हो रही है, मतलब इससे पहले भी अलग अलग सालों के अंदर हुई होंगी, लेकिन ये चौथी है। अब इसके अंदर क्या है, ब्रिक्स महिला डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि मतलब जो ब्रिक्स के देश हैं उनके अंदर जो महिलाएं हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए जो अच्छी योजनाएं वगैरह चलाई जा रही हैं, तो उनकी एक रिपोजिटरी वगैरह बनाई जाएगी, और उसके साथ में दूसरे देशों के साथ में सहयोग किया जाएगा, उनके अनुभवों का मतलब साझा किया जाएगा। अब ब्रिक्स महिला डिजिटल क्षमता निर्माण दिशा निर्देश, तो इसमें भी यही है कि समुदाय में संस्थागत साझेदारी, डिजिटल लर्निंग, क्षमता निर्माण, इनको बढ़ावा देने के लिए ना एक कार्य योजना वगैरह बनाई जाएगी। आपको सिर्फ ये दो चीजें ध्यान रखनी है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो ये लास्ट आर्टिकल है, ये पोषण ट्रैकर से संबंधित है। और पोषण ट्रैकर क्या है, पोषण ट्रैकर एक तरीके से ऐप है, तो इसके ऊपर क्या है कि जैसे जो आंगनवाड़ी वाली महिलाएं होती थी तो वो लगभग रजिस्टर होता था उसके अंदर 11 से 12, मतलब अलग अलग है ना, मोटे मोटे उनके रजिस्टर होते थे, जैसे मतलब कौन सी माताएं वो गर्भवती हैं, कौन से को है ना वो मतलब फूड वगैरह प्रोवाइड करवाना है, कौन सा बच्चा है तो उसकी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो सारे रजिस्टर वगैरह इनके ऊपर रखना पड़ता था। अब क्या है कि एक डिजिटल ऐप आ चुकी है, उस डिजिटल ऐप पे ये पोषण ट्रैकर नाम से ये ऐप है, और इसके ऊपर सब चीजें एक साथ में आ गई हैं। जैसे मतलब बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह है तो उसके बारे में, उसकी जो मतलब स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, जैसे स्टंटिंग का मतलब और वेस्टिंग का मतलब आपको पता होगा, मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, और नहीं पता है तो आप गूगल करके देखना जरूर, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, स्टंटिंग का मतलब होता है कि जितनी हाइट है तो उतनी है ना आपका वेट है उसके हिसाब से हाइट होनी चाहिए, और वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपका जितना मतलब एज है तो उसके आधार पे आपका फैट है मतलब वजन है या नहीं है, ये वेस्टिंग होता है। तो इन दोनों के अंदर पता होना चाहिए। तो क्या है कि इसमें सिर्फ है ना बच्चे को वेट और हाइट है ना ये डाल दी जाती है, और मतलब उसकी उम्र वगैरह तो उनको पता ही होता है ऐप के अंदर, और उससे क्या है कि वो बता देते हैं कि भाई कुपोषण का शिकार है या नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि मतलब महिलाओं को कौन से टाइम पे आपको जाना है उसका शेड्यूलिंग वगैरह करके देना, उनकी मतलब अलार्म वगैरह सिस्टम हो गया है कि ये महिला है तो इस टाइम पे आपको जाना है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं पोषण ट्रैकर ऐप के द्वारा। तो ये पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज है, तो ये है। तो देख लेते हैं इसमें और क्या है। देखो 11 मैनुअल रजिस्टर थे, उनकी आवश्यकता होती थी वो खत्म कर दी। अब क्या है कि आधार बेस्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा, इससे क्या है कि फर्जी लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे। अब एफआरएस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, ठीक है, ये भी हो गया। तो उससे क्या है कि जो महिला है तो उसके पास में जाके आप है ना वो दिखाओगे तभी है ना वो ऐप के अंदर उसका लॉगिन होगा। तो ये आधार, चेहरा, फिर होम विजिट शेड्यूलर, कि मतलब होम की विजिट है वो शेड्यूल कर देते हैं कि भाई इस टाइम पे आपको विजिट करना है, उसी टाइम पे अलार्म बज जाएगा, वो पहुंच जाएगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। पोषण कैलकुलेटर है कि मतलब ऊंचाई, वजन, आयु, जेंडर, ये सब है ना उसके अंदर आकलन वगैरह करके बता देता है कि ना आपकी स्टंटिंग वेस्टिंग कितनी है। और वो भी क्या है डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार, डब्ल्यूएचओ के मानकों के उपयोग करके है ना ये बताती है कि आपके ना मतलब सही वेट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपका बीएमआई सही है या नहीं है, वो सब। और आधारशिला और ईसीई, ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं तो उनको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, कौन कौन से उनका सिलेबस वगैरह क्या क्या चीजें होंगी। तो ये 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं ना उनके लिए एक आधारशिला इस नाम से एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, कि उनकी देखभाल वगैरह कैसी किया जाए, ये सारी चीजें है ना उनकी इसके ऊपर है।
आधारशिला नाम आपको याद रखना है, ये नोट्स के अंदर भी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये छोटी सी चीज है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अर्ली एज जो मतलब अर्ली चाइल्डहुड है उसका केयर है और एजुकेशन है, इससे संबंधित आधारशिला एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होगा कि मतलब उनकी शिक्षण सामग्री और ऐप वगैरह ये उपलब्ध होंगी यहाँ पे। अब देखो व्यापक कवरेज वगैरह मिला है, इसका फायदा, पोषण ट्रैकर का फायदा क्या हुआ है वो सब इसके अंदर दे रखा है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना ही देखना था। अब देखो ये छोटा सा लास्ट आर्टिकल है, बस आपको इतना याद रखना है इसके अंदर, ये माउंट ख्यम मासिफ, ये लद्दाख में है। अब किसने क्या किया, क्यों किया, उसकी चढ़ाई की, कहाँ गए, ये ना सिर्फ इतना है, माउंट ख्यम है मासिफ, ये लद्दाख के अंदर है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक। ये छोटी सी न्यूज थी इसलिए मैंने लास्ट में डाल दिया। और ये क्वेश्चन है, कल वाले का आंसर मैं देख नहीं पाया, भूल गया देखना, तो आप मैं एक साथ में बता दूंगा कल। ये दूसरा क्वेश्चन है ब्रिक्स वाला, और मेंस का आज ज़्यादा पोर्शन था नहीं, तो इसलिए एक ही एक क्वेश्चन है, इसको आप लिखने की कोशिश करना। लिखने की कोशिश नहीं, जब तक नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। डेली आंसर राइटिंग जरूर करनी है, आप चाहे कैसे भी क्वेश्चन लो, कहीं से भी लिखो, कैसे भी कोई कोर्स लो नहीं लो, फ्री के अंदर करो, लेकिन आंसर राइटिंग आप जरूर करो, ठीक है। इसके साथ में मिलते हैं कल, थैंक यू।